Hello engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side खुशबू and this is day 20। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स का मोर एडवांस शुरू किया था जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया था हिपोथेसिस टेस्टिंग। पूरा डिटेल में समझा था हमने हिपोथेसिस क्या होता है, क्या हिपोथेसिस टेस्टिंग होता है, हिपोथेसिस के कितने टाइप्स होते हैं, नल हिपोथेसिस, ऑल्टरनेट हिपोथेसिस, ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझी थी। फिर हमने हिपोथेसिस टेस्टिंग के टाइप्स को समझा था, दैट इज वन टेल्ड एंड टू टेल्ड, और उसको समझा था कि कब उसको यूज करना चाहिए, कब उसको यूज नहीं करना चाहिए, किस लिए, क्या पर्पस है, सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी आगे की जर्नी के लिए। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पुराना लेक्चर जाके एक बारी जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब ये हिपोथेसिस टेस्टिंग करते कैसे हैं, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आज डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। रिकैप लेते हैं पहले हिपोथेसिस का, फिर उसके बाद स्टेप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का एजेंडा क्या है हमारा, पहले रिकैप लेते हैं कि हमने क्या लिया था, हिपोथेसिस के बारे में पढ़ा था और हमने उसकी टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि हिपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, उसके टाइप्स वगैरह। हिपोथेसिस मैंने आपको बताया था कि एक टाइप से एक गैस, या एक टाइप से एक गैस बोल लो, या अंदाजा बोल लो, या फिर प्री प्रिडिक्शन बोल लो। प्री प्रिडिक्शन बोल लो कि आपने सपोज बोला कि यार इस पॉपुलेशन, आपके पास कोई पॉपुलेशन है, आपने क्लेम किया या स्टेटमेंट दी कि यार इसमें जो पॉपुलेशन में एवरेज एज है वो है 45 इयर्स, ठीक है। अब ये आपका फाइनल ट्रुथ तो नहीं है, दिस इज नॉट द फाइनल ट्रुथ, नॉट फाइनल ट्रुथ, ये कोई फाइनल ट्रुथ नहीं है, ये बस आपका गैस है, एक अंदाजा है, एक आपका प्रिडिक्शन है, प्री प्रिडिक्शन है जो आपने बोल दिया, ठीक है। तो एक टाइप से आपका अजम्पशन है, ये मैंने आपको बताया। ये क्या होता है आपका हिपोथेसिस। इसके अंदर, हिपोथेसिस के अंदर आपके दो टाइप्स होते थे, दैट इज नल हिपोथेसिस एंड आपका ऑल्टरनेट हिपोथेसिस, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नल हिपोथेसिस को हम H0 से लिखते हैं, ऑल्टरनेट हिपोथेसिस को हम H1 या HA से लिखते हैं, ठीक है। क्या होता है नल हिपोथेसिस? नल हिपोथेसिस होता है जो आपकी डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है। आपने जैसे प्रेडिक्शन लगाया, डिफॉल्ट स्टेटमेंट बोल लो या क्लेम बोल लो, आपने प्रेडिक्शन लगाया कि एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन इज 45 इयर्स। आज एग्जाम इजी आएगा, आज बारिश होगी, दिस इज समथिंग अ नल हिपोथेसिस जो आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट देते हो। ऑल्टरनेट हिपोथेसिस आपका अपोजिट होता है, जो आपने नल में बोला है, नल हिपोथेसिस में बोला है, उसका एकदम अपोजिट, आज बारिश होगी, नहीं होगी, दिस इज समथिंग अ ऑल्टरनेट हिपोथेसिस। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने कोई क्लेम किया या आपने कोई स्टेटमेंट दी कि आज बारिश होगी, बारिश होगी, ठीक है। आपने उस स्टेटमेंट को बोला कि यार मैं, ठीक है, ये आपने बोल दिया, आपका ये हिपोथेसिस है, आपका ये गैस है, अंदाजा है, अजम्पशन है, मैं इसको वेरीफाई करूंगा और वेरीफाई करने के बाद कंक्लूजन पे आऊंगा कि यार ये सही भी है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, राइट और रॉन्ग। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया था। इस प्रोसेस को कहते हैं हम हिपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। इस हिपोथेसिस टेस्टिंग को करने के लिए आपके पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका वन टेल टेस्ट, एक होता है आपके पास टू टेल्ड टेस्ट। एक चीज और, नल हिपोथेसिस में मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपका इक्वालिटी साइन होता है। जहां पर भी आपको इक्वालिटी साइन मिल गया वहां पर आपका नल हिपोथेसिस है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि है, ऐसा है, तो दैट इज समथिंग नल हिपोथेसिस। इक्वालिटी साइन, इक्वालिटी साइन, ये चीज ध्यान में रखेंगे। यहां पर आपका इक्वालिटी साइन नहीं होता, उसका अपोजिट होता है, दैट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब बात समझते हैं वन टेल्ड। और इसके अंदर क्या बताया था मैंने, वन टेल्ड में मैंने बताया था जहां पर आपका ईदर या तो बढ़ेगा या फिर आपका
घटेगा, डिक्रीजिंग होगा। एट ए टाइम ओनली वन होगा, एट ए टाइम ओनली वन डायरेक्शन होगा, या तो लेस देन होगा या फिर आपका ग्रेटर देन होगा। टू टेल टेस्ट क्या बोलता है कि आपका बोथ डायरेक्शन हो सकती है, कैन बी बोथ डायरेक्शंस, वो डायरेक्शंस हो सकती हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी होता है। तो वी नीड टू चेक बोथ, वी नीड टू चेक बोथ। इसे कहते थे हम टू टेल टेस्ट। जैसे कि आपका नॉट इक्वल टू साइन होता है, नॉट इक्वल टू के केस में आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, राइट। दिस इज समथिंग, ये मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे पुराने लेक्चर के अंदर, ठीक है। ये हो गई आपकी बेसिक सी समरी, जो मैंने आपको समझाया कि पुराने लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था। ये क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि अब जो पूरा एजेंडा आज का शुरू होने वाला है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये चीज समझ नहीं आई तो आगे का लेक्चर समझ नहीं आएगा। अब ये तो मैंने बोल दिया कि यार मैंने क्लेम डाल दिया, मैंने अपनी हिपोथेसिस बना दी कि यार पूरी पॉपुलेशन की जो एज है वो 45 है। अब इसको वेरीफाई, जो मैंने बताया था आपको कि आपने क्लेम किया या आपने कोई स्टेटमेंट दी, तो उसको मुझे वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा। उस वेरिफिकेशन के लिए, उस हिपोथेसिस टेस्टिंग के लिए मेरे पास टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। उसकी वेरिफिकेशन के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए मेरे पास टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, जिसके थ्रू मैं वेरीफाई करती हूं कि ये सही भी है या गलत है, ठीक है। ये जो आप क्लेम बोल रहे हो कि पूरी पॉपुलेशन की जो एज है वो 45 ईयर्स है, क्या ये सच में सही भी है या गलत है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 7 स्टेप्स। एक एक स्टेप लेके चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिटेल में समझते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। स्टेप 1, पहला स्टेप है कि जो आपने हिपोथेसिस बताई है उसको फ्रेम करो सही से। फ्रेम द हिपोथेसिस। तो पहले बात लिख लो अपनी कि तुम बोल क्या रहे हो, क्या बेसिकली आपकी कहानी है, ठीक है। तो मैंने फ्रेम किया हिपोथेसिस को एंड राइट इट मैथमेटिकली, और उसको मैथमेटिकली लिख दो। तो मैंने क्या बोला कि यार मेरी हिपोथेसिस क्या है, पहले क्लेम समझ लेते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं, क्लेम्स होते कैसे। वैसे मैंने ऑल दो समझा दिए, बट लेट्स टेक सम एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल 1 या फिर बोल लो क्लेम 1। मैंने सिंपल सा क्लेम बोला कि यार एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन, सपोज इन आवर क्लास, इज 18 ईयर्स, ठीक है। अब मेरे को इसको मैथमेटिकली राइट करना है तो कैसे लिखूंगी, एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन इज 18 ईयर्स। तो मेरी एवरेज एज, म्यू किससे रिप्रेजेंट होता है, पॉपुलेशन की पूरी एवरेज एज से, उसकी एज कितनी है, 18 ईयर्स है। अब मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपका इक्वलिटी साइन लग जाए, दैट मीन्स वो आपका नल हिपोथेसिस है, दैट इज H0, ठीक है। और जहां पर अब इसका अपोजिट क्या होगा, ऑल्टरनेट क्या होगा, अब इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, यार एज 18 ईयर्स नहीं है, इट कैन बी लेस देन एज वेल, इट कैन बी ग्रेटर देन एज वेल। तो म्यू एज नॉट इक्वल टू 18, दो स्टेटमेंट हो गई, दैट इज म्यू एज इक्वल्स टू 18 ईयर्स और म्यू एज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 18 ईयर्स। इसमें से मेरे को समझ में आ गया ये मेरा इक्वलिटी साइन है, दैट मीन्स ये मेरा नल हिपोथेसिस है, दैट इज H0। और इसके अंदर अपोजिट है इसका, तो ये मेरा ऑल्टरनेट हो गया, दैट इज H1 या HA। क्लियर, इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और एग्जांपल समझते हैं, क्लेम नंबर 2, ठीक है। क्लेम नंबर 2 जिसके अंदर मैंने बोला कि एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय इन ABC ऑर्गेनाइजेशन इज एटलीस्ट 45 ईयर्स। ये लाइन समझ में आनी चाहिए बेसिकली।
मैंने बोला कि एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन एबीसी ऑर्गेनाइजेशन इज एटलीस्ट 45, कम से कम 45 साल तो है। तो मैंने बोला न्यू एज कम से कम 45 ईयर्स तो है, तो इट कैन बी ज्यादा भी हो सकती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 45, करेक्ट। और इसका अपोजिट क्या हुआ, लेस देन 45। ये सिंपल सी मैंने इसको मैथमेटिकली, इस पूरी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली राइट कर लिया, करेक्ट। अब इसके अंदर, जिसके अंदर मैंने बोला कि जिसके अंदर भी इक्वलिटी साइन होगा, इसके अंदर इक्वलिटी साइन है, तो ये क्या हो गया आपका नल हिपोथेसिस, दैट इज H0, और इसका अपोजिट क्या हो गया, ऑल्टरनेट, दैट इज H1। क्लियर। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लेम नंबर 3 या फिर स्टेटमेंट नंबर 3। एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन 45 ईयर्स। इसको कन्वर्ट करते हैं इसी तरह से, मैंने इसको कन्वर्ट किया, दैट इज म्यू एज इक्वल्स टू क्या है, एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर देन 45 ईयर्स, ग्रेटर है, इट्स नॉट इक्वल टू है, इट्स ग्रेटर है हमेशा। तो कितना हो गया 45 ईयर्स। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 45 ईयर्स। तो जहां पर भी इक्वल टू साइन है यहां पर है, तो ये आपका नल हिपोथेसिस हो जाएगा, ये आपका ऑल्टरनेट हो जाएगा। समझ में आ गया। दिस इज द ओनली कहानी जो आपको इस तरह से क्लेम्स को समझ में आना चाहिए, क्लेम्स को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, और उसके लिए हम पूरे 7 स्टेप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है मेरा सिंपल सी, आपको वैल्यूज दी हुई है, आपको पूरी क्लेम किया हुआ है कि क्लेम है आपका, क्लेम ये है आपका कि आपकी जो एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन है वो है 45 ईयर्स। क्या मतलब है इसका, 45 ईयर्स है, दैट मीन्स H0 कितना है आपका 45 ईयर्स, एवरेज एज हो गई, राइट। और आपका सैंपल साइज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं लिख रही हूं भी, दैट इज N आपका दिया हुआ है 40, सैंपल मीन आपका दिया हुआ है दैट इज X बार विच इज 48, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है सिग्मा विच इज 10, ठीक है। ये आपकी बेसिक सा एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में आपको एक अल्फा भी गिवन होता है, अल्फा क्या होता है अभी समझ लेते हैं, डोंट वरी। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको बोला गया है कि क्लेम किया है कि एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन है 45 ईयर्स। हमें इसे वेरीफाई करना है कि अरे सच में ऐसा सही है या नहीं है। इसके लिए हमारे को कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या है कि H0 मुझे पता चल गया, उससे अपोजिट क्या हो जाएगा, H1 क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा मेरा इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू 45। समझ में आ गया। सैंपल साइज क्या दिया हुआ है, N इक्वल्स टू 40, ये गिवन है क्वेश्चन में। सैंपल मीन क्या दिया हुआ है, X बार विच इज 48, और पॉपुलेशन SG सिग्मा क्या दिया हुआ है 10। ये सारी चीजें क्या होती है, मैं ऑलरेडी सारी चीजें समझा चुकी हूं अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर। अब समझते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बोला कि आपका स्टेप 1 क्या होता है, फ्रेम द हिपोथेसिस, फ्रेम द हिपोथेसिस एंड राइट इट मैथमेटिकली, मैथमेटिकली उसे राइट करो, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने बोला फ्रेम द हिपोथेसिस, हिपोथेसिस को समझो। क्या बोला इसने, क्लेम एज एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन इज 45 ईयर्स। तो मुझे समझ आ गया कि म्यू ऑफ एज कितना बोला है, क्लेम कितना किया 45 ईयर्स, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 45 ईयर्स। इससे मुझे ये चीज समझ में आ गई, जहां पर इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी का साइन है दैट इज नल हिपोथेसिस, और जहां पर नहीं है, जहां पर भी है मतलब पहले वाला चेक करेंगे। तो ये क्या हो गया मेरा ऑल्टरनेट। तो मेरा इससे मेरे को मैथमेटिकली सिंपल लिखना हो तो क्या मैंने लिखा, H0 ऑफ म्यू एज इज 45 ईयर्स, H1 ऑफ म्यू एज इज नॉट इक्वल टू 45 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया।
ये हो गया मेरा नल हिपोथेसिस, ये मेरा हो गया ऑल्टरनेट हिपोथेसिस H1। ठीक है, मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आता है दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। मेरे को क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। डू द एक्सपेरिमेंट और डू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, जिसके अंदर हम डालते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या बोलता है, पहले इसको समझ ले। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अल्फा। क्या होता है ये, बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कि गलती करने का कितना स्कोप है, गलती करने का कितने आप लेके, गलती करने के लिए आप कितना रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा क्या बोला कि मेरे पास यार 100 में से अगर मैं 5 बारी गलत डिसीजन ले लिया या हो गया, ले लिया, तो भी चलेगा। मैंने सिंपल सा बोला कि अगर मेरे पास 100 चांसेस हैं, मतलब 100 बारी मैं ट्रायल कर सकता हूं, 100 बारी, उसमें से अगर मेरे से 5 बारी गलती भी हो गई तो इट्स ओके। तो मैंने एक सिंपल सा डिफाइन कर दिया अपना अल्फा, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज 0.05। ठीक है, कि यार मेरे को 5%, पूरे टोटल में से 5% मेरे पास चांसेस हैं कि गलत भी हो गया तो इट्स ओके, आई विल इग्नोर इट। सिंपल सी इतनी कहानी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि मैं उसको इग्नोर करूंगा, उतनी लेवल ऑफ एरर को, उतनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर मेरी 5% गलतियां हो भी गई तो 100 में से 5 गलतियां मैंने कर भी दी तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। ये मेरा होता है सेकंड स्टेप। मैंने डिफाइन कर दिया कि मैं पूरी जो हिपोथेसिस टेस्ट कर रहा हूं, जो मेरे को क्लेम मिला है कि एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन 45 ईयर है, उसको टेस्ट करने में अगर मेरे से गलती हो भी गई तो मैं 5% तक उसको इग्नोर कर दूंगा, दैट इज फाइन। ठीक है, ये होता है मेरा सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, डिसाइड करना है कि आप टेस्ट कौन सा लगाना है। नीड टू डिसाइड which test I need to apply, सो हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस होती है मेरे पास Z टेस्ट। क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, डिटेल में इसको बाद में पढ़ेंगे, एटलीस्ट इतना लेवल का समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, एक होता है T टेस्ट, जिससे हम अपनी हिपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब मेरे को सिंपल सा Z टेस्ट और T टेस्ट कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो चीज समझ लेते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है Z टेस्ट के लिए और T टेस्ट के लिए। पहले फंडा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। Z टेस्ट और T टेस्ट के लिए सिंपल सा फंडा है, बोथ आर यूज्ड एज अ टूल। दोनों ही एक आपके टूल है जो आपकी हिपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। Z टेस्ट आप कब लगाते हो, T टेस्ट कब लगाते हो, ये चीज देख लेते हैं। जब आपका सैंपल साइज, आपके पास कोई सपोज पॉपुलेशन है 1000, उसमें से आपने जो सैंपल साइज लिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 लिया है, तो वहां पर आप लगा सकते हो। दूसरी मैंडेटरी कंडीशन कि ये तो होना ही होना चाहिए, दैट इज योर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होना चाहिए, नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। अगर ये दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत जरूरी है पॉपुलेशन का, तब आप Z टेस्ट यूज करते हो। यहां पर आपका SS अगर छोटा भी है तो भी चल जाएगा। यहां पर आपका ये नहीं है, नॉट नोन है, तो आप, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ तो आप T टेस्ट यूज करते हो। सैंपल साइज फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का ये मिसिंग नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है Z टेस्ट और T टेस्ट के लिए। अब Z टेस्ट करता क्या है, बेसिकली Z टेस्ट करता क्या, Z टेस्ट है क्या? Z टेस्ट आपका एक जस्ट अ टूल है, जस्ट अ टूल टू टेस्ट
हिपोथेसिस। हिपोथेसिस मतलब जो हमने क्लेम किया है बेसिकली, और बताता है बेसिकली आपका जो सैंपल का जो एवरेज है, सैंपल का जो एवरेज है वो आपका पॉपुलेशन एवरेज से कितना दूरी पर है, हाउ मच इट इज फार, हाउ मच इट इज फार। ये बताता है कि आपने जो पॉपुलेशन का जो एवरेज है और जो सैंपल का एवरेज निकला है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। ये चीज आपका जेड टेस्ट काम करता है। और इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जेड स्क्वायर निकालते हैं, जेड स्कोर निकालते हैं, करेक्ट। इस दूरी को, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम अपना जेड स्कोर निकालते हैं, करेक्ट। तो एट द एंड जेड टेस्ट आपका आप यूज करते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द जेड स्क्वायर यूज करते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द जेड टेस्ट, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द जेड टेस्ट, ठीक है। और टी टेस्ट के लिए आपका टी स्कोर होता है, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। यहां पर हम जेड टेस्ट यूज करने वाले हैं तो उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा जो सैंपल साइज है जो मैंने आपको इनिशियली दिया है वो 40 है और आपको पॉपुलेशन का एसजीबी गिवन है दैट इज 10, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो मेरे को तीसरा स्टेप समझ में आया कि तीसरा स्टेप मैंने बोला कि मेरे को डिसाइड करना है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से मेरा सैंपल साइज भी 40 है, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और मेरा पॉपुलेशन का एसजीबी मेरे को गिवन है। तो मेरा कौन सा टेस्ट लगेगा, तो मेरा फाइनलाइज टेस्ट कौन सा हुआ, फाइनलाइज टेस्ट कौन सा हुआ मेरा, दैट इज जेड टेस्ट। क्योंकि मेरी पॉपुलेशन जो सैंपल साइज है वो भी मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, और जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का वो भी नोन है, गिवन है। तो मैं जेड टेस्ट सिंपली अप्लाई कर सकती हूँ। टेस्ट के साथ साथ मेरे को एक चीज और अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज कौन सा आपका टेल यूज हो रहा है यहाँ पे, 1 टेल या फिर 2 टेल। तो वो चीज कैसे पता करोगे आप, अपना ऑल्टरनेट देख के, ऑल्टरनेट हिपोथेसिस देख के। ऑल्टरनेट हिपोथेसिस क्या बोलता है, यार म्यू एज नॉट इक्वल टू 45। जब मैंने बोल दिया म्यू एज नॉट इक्वल टू 45, दैट मीन्स कि यार वो लेस भी हो सकता है या फिर वो ग्रेटर भी हो सकता है। दोनों ही मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या वो एज मेरी लेस में जा रही है, लेस वाली डायरेक्शन में जा रही है, या फिर मेरी ग्रेटर देन पॉजिटिव साइड में जा रही है। तो मेरे को दोनों ही चेक करने पड़ेंगे, दोनों टेस्ट करने पड़ेंगे। तो मेरा कौन सा लगेगा इसके अंदर, 2 टेल टेस्ट। तो इस स्टेप से मुझे फाइनलाइज क्या हुआ, नाउ फ्रॉम स्टेप 3 मेरा क्या फाइनलाइज हुआ, मेरे को जेड टेस्ट लगाना है और 2 टेल टेस्ट लगाना है। समझ में आ गया, ये दो चीज समझ में आ गई। ये हो गया मेरा डिसीजन। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, अपनी नल हिपोथेसिस को फ्रेम किया, उसको मैथमेटिकली राइट किया, जो कि मेरी थी म्यू एज इक्वल्स टू 45, दिस इज योर एच नोट। और मेरी अल्टरनेट क्या थी, मेरी H1 क्या थी, म्यू एज नॉट इक्वल टू 45, जो मैंने अपनी स्टेटमेंट को पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के समझा। दूसरा था मेरा, मैंने अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिफाइन किया कि मैं कितनी गलतियां कर सकता हूं, कितनी एक्सेप्टेबल है। तो मैंने डिफाइन कर दिया अल्फा इक्वल्स टू 0.05। अब ये बोलोगे आप ये कैसे डिसाइड किया, तो यार ये देखो जनरली आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, और ये बेसिकली जब आप किसी प्रोडक्ट पे काम करते हो, जनरली आप जब किसी कंपनी में काम करते हो, तो ये आपके बिजनेस एनालिस्ट जो आपके प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं ये सब आपको देते हैं क्वेश्चन में, आप पूछते हो उनसे या फिर वो खुद देते हैं कि यार इतना लेवल ऑफ मार्जिन मैं अलाउ करता हूं, इतना हो सकता है, इट्स ओके। तो ये आपको गिवन होता है। सो इन शॉर्ट ये आपको गिवन होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है आपका कि आपको डिसाइड करना है कि अब इसको हिपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करोगे, कौन सा आप टेस्ट यूज करोगे। तो हमने फाइनलाइज किया कि जेड टेस्ट आपका कब यूज होगा, जब आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा और आपका मेन इंपॉर्टेंट दैट इज पॉपुलेशन, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, तो आपका जेड टेस्ट यूज होगा, वरना आपका टी टेस्ट यूज होगा, ठीक है। तो मेरा जेड टेस्ट क्या बोलता है, जेड टेस्ट एक कुछ नहीं है, बस एक टूल है हिपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, जो कि आपका सैंपल एवरेज और पॉपुलेशन एवरेज के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है कि कितना आपका बेसिकली डिस्टेंस है, कितनी आपकी दूरी है। और इस दूरी को कैलकुलेट करने के लिए जनरली जेड टेस्ट आपका एक टूल है, एक प्रोसेस है। और जेड स्कोर क्या है, आपको उसको एक्चुअली में परफॉर्म करना है, तो आप जेड स्कोर से उस
दूरी को, उस डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने बताया जेड टेस्ट सिर्फ अकेला काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको टू टेल्ड या वन टेल्ड में से यूज करना होगा इन ऑर्डर टू अप्लाई द हिपोथेसिस टेस्टिंग। तो आपको पता चला वन टेल आपका कैसे चेक करते हो, वन टेल लगेगा या टू टेल, आप ऑल्टरनेट हिपोथेसिस देखते हो। उसमें अगर आपका नॉट इक्वल टू 45 है, म्यू ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 45, जिससे कि आपको पता चला कि यार वो लेस भी हो सकता है, यार वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, मेरे को दोनों ही चेक करना पड़ेगा। तो इन दैट केस आपका क्या लगेगा, टू टेल टेस्ट। ठीक है, तो इस स्टेप से मैंने फाइनलाइज किया वो आपका जेड टेस्ट लगेगा और टू टेल टेस्ट लगेगा। नाउ स्टेप नंबर 4। अब यार इसमें सिंपल सा टेस्ट स्टैटिस्टिक लगा लो, आप स्टैटिस्टिक्स लगा लो जो आपने फाइनलाइज किया अपना जेड टेस्ट, राइट। तो उस जेड टेस्ट के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, जेड स्कोर निकालना पड़ेगा। तो जेड स्कोर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट कैलकुलेट्स द कितना ये बेसिकली दूर है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही आइडेंटिफाई करेगा बिटवीन सैंपल एवरेज एंड पॉपुलेशन एवरेज, राइट। ये आइडेंटिफाई करेगा कि कितना दूरी पर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था जो हमने देखा था, दैट इज एक्स बार म्यू अपॉन में सिग्मा अपॉन में रूट एन, जो कि आपका होता था स्टैंडर्ड एरर। ये फॉर्मूला मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल में समझाया है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो सिंपल। तो जेड स्कोर के अंदर मैंने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, जिसके अंदर आपकी एक्स बार कितनी थी, 48 थी। ठीक है, और आपकी म्यू कितनी थी, 45 थी। सिग्मा पुट कर दो और आपका ये सारा गिवन है आपके क्वेश्चन में, इसको कैलकुलेट आप करोगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, दैट बिकम्स अप्रोक्स आपका आएगा ये अप्रोक्स आपका जेड की वैल्यू आएगी 1.90। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या समझ में आया, इससे मुझे ये समझ में आया कि सैंपल का एवरेज एज दैट इज 48, और जो आपका क्लेम्ड मतलब आप पूरी पॉपुलेशन पे कर रहे हो ना, क्लेम्ड का जो एवरेज है दैट इज 45 से 1.19 यूनिट फार है, मतलब इतना आपका बेसिकली गैप है। तो यार ये गैप वैसे इतना ज्यादा भी नहीं हो, बट ये डिफाइन करेगा आपका आगे वाले स्टेप्स। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि आपने जान सको बेसिकली आपकी सैंपल का जो एवरेज है वो पॉपुलेशन एवरेज से कितना बेसिकली दूरी पर है, नॉर्मल है, अनयूजुअल है या रेयर है, ये सब हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। इतना मुझे डिस्टेंस पता चल गया कि यार ये जो आपका सैंपल का एवरेज है और जो आपका पॉपुलेशन एवरेज जो आप क्लेम कर रहे हो दैट इज कितना है, यहाँ पे 45 है, ये 48 है सैंपल का एवरेज, और ये यहाँ पे 45 है। तो इससे आपने बोल दिया कि यार ये जो 3 साल का डिफरेंस आ रहा है, 3 इयर्स का, ये सच में रेयर है या कॉमन है, ये हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। बस मुझे इतना पता चल गया 3 साल का गैप है। ठीक है, 3 साल का गैप है यूजिंग दिस 1.19 जो आपका डिफरेंस आपका बेसिकली बता रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली आपने जेड टेस्ट इसमें अप्लाई कर दिया। जेड टेस्ट से आपको डिफरेंस पता चल गया कि सैंपल एज और पॉपुलेशन एज में कितना डिफरेंस है। नाउ द स्टेप नंबर 5, पी वैल्यू कैलकुलेट। अब ये क्या करता है, देखो आपने बोल दिया कि जेड स्कोर आपका यूजिंग जो आपने जेड टेस्ट की किया, आपका वो आया 1.90 आया ना, ये आपका आया अप्रोक्स आया 1.90, ये आपका जेड स्कोर आया जिसने बताया कि सैंपल एज और पॉपुलेशन एज में कितना गैप है, कितना दूर है वो बेसिकली। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए आप चेक करोगे जो दूरी है वो कितनी रेयर है या फिर कॉमन है, इतनी एक्सेप्टेबल है या नहीं है। रेयर है मतलब रेयर है या फिर ये कॉमन है, ये बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं पहले पी वैल्यू को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पी वैल्यू क्या करता है, जो आपने जेड स्कोर से आपने जो ये गैप निकाला, जो ये आपने डिस्टेंस निकाला कि कितना ये फार है, पी वैल्यू क्या करता है, इसको वेरीफाई करता है, इस गैप को वेरीफाई करता है कि यार ये
रेयर है या फिर ये कॉमन है, मतलब इतना आता जाता रहता है या फिर ये रेयर है। इस टाइप से आप बेसिकली चेक करो। आपने बोला कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को मैंने सपोज 10 बार ही टॉस किया, ठीक है, एक फेयर कॉइन को, जो आपको फेयरली, मतलब कोई भी बायसनेस नहीं है, आपको बेसिकली बताएगा कि यार ये हेड आता है या टेल आता है। इट इज नॉट समथिंग बायस्ड कि हेड की तरफ ज्यादा बायस्ड होगा या टेल की तरफ कि हर बारी हेड ही आएगा। तो मैंने बोला कि यार अगर ये बेसिकली आपका हर बारी आपका 10 आउट ऑफ 9, आपका जो 9 आउट ऑफ 10 है वो आपका हेड आता है हर बारी, ठीक है, 10 में से 9 बारी आपका हेड आ रहा है और एक बारी टेल आ रहा है। तो इसको मुझे वेरीफाई करना है, ये रेयर है या फिर ये कॉमन है, इतना आता है, ठीक है। जनरली तो हमें देख के पता चल रहा है इट्स रेयर, राइट। 10 में से 9 बारी अगर आपका हेड आ गया तो इट इज समथिंग बहुत लग रहा है, राइट, कि ये बहुत ज्यादा रेयर, ऐसा होता नहीं है, राइट। और अगर आपका जनरली अगर ऐसा कुछ आ रहा है 4 आउट ऑफ 10 हेड आ गया तो इट्स कॉमन, राइट, हो सकता है। बट 10 में से 9 बार हेड आ गया तो दिस इज समथिंग रेयर, बहुत लग रहा है कि यार ये अनयूजुअल है, ठीक है। तो कुछ रेयर होना, कुछ नॉर्मल होना, ये चीज हम पी वैल्यू से आइडेंटिफाई करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला कि आप सपोज किसी डॉक्टर के पास जाते हो और अपना नॉर्मल अपना रूटीन चेकअप करवाते हो, ठीक है। डॉक्टर आपको बोलता है, डॉक्टर ने पहले क्लेम दिया कि यार आप एक हेल्दी इंसान हो, यू आर अ फिट हेल्दी इंसान, हेल्दी पर्सन, ठीक है। बट जब आपके टेस्ट हुए, जब आपको वेरीफाई किया गया टेस्ट होके, तो आपकी रिपोर्ट्स में कुछ रिपोर्ट्स जो आई हैं आपकी, तो अगर उसके अंदर कुछ ऐसा इधर उधर वैल्यूज आई आपकी रिपोर्ट्स की, इधर उधर जो वैल्यूज आती है रिपोर्ट के अंदर, इधर उधर वैल्यूज आई, तो उससे आपको देख के लग रहा है अगर कॉमन है, ऐसी ये रिपोर्ट्स में आती रहती है वैल्यू, तो वो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई जो यार नहीं होनी चाहिए, तो वो रेयर हो गया। तो कुछ तो डिसीज का डाउट है, ठीक है। वही चीज मुझे पी वैल्यू से आइडेंटिफाई करनी है। ये जो मेरा Z का स्कोर आया है, दैट इज 1.90, ये मेरा रेयर है या फिर मेरा कॉमन है, ये मेरा काम करके बताएगा कौन, पी वैल्यू, ठीक है। ये मेरा पी वैल्यू बताएगा। अब सिंपल सा फंडा है कि देखो मेरे पास आइडेंटिफाई हुआ था ये 2 टेल टेस्ट लगेगा इस पे, तो पी वैल्यू क्या करेगा इस केस के अंदर, पी वैल्यू क्या करेगा कि अपना दोनों साइड से 2 मल्टीप्लाई जो आपका 1.90 है Z स्कोर, उसमें मल्टीप्लाई कर देगा। और अगर 1 टेल्ड होता तो ये कुछ मल्टीप्लाई नहीं करता, जो आपका Z स्कोर है वही का वही है रहेगा। अब ये Z स्कोर 1.90 को हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं, यूजिंग किससे, Z टेबल से। Z टेबल मैंने आपको बताई थी कैसे देखते हैं, इसकी आप एक नेगेटिव साइड होती है, एक आपकी पॉजिटिव साइड होती है, ठीक है। नेगेटिव साइड जो Z टेबल होती है जनरली आपकी लेफ्ट क्यूमुलेटिव होती है, लेफ्ट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल होती है। तो जो नेगेटिव साइड होती है वो आपकी जो गिवन आती है, जो आपका रो और कॉलम का इंटरसेक्शन आता है, वही आपका वो वैल्यू कहलाती है। पॉजिटिव साइड में आप, क्योंकि आपका लेफ्ट क्यूमुलेटिव है, आप 1 माइनस जो भी वैल्यू होती है उसको माइनस करके आप निकालते हो, और दोनों ही सेम आती है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका लेफ्ट और राइट इक्वल होता है। तो जो भी वैल्यूज आएंगी आपकी वो गिवन होंगी। ऑल्दो आपका जो Z टेबल होती है वो आपकी लेफ्ट क्यूमुलेटिव होती है, तो वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। बट अगर आपको राइट निकालना है तो राइट के लिए आपको 1 माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, सिंपल सा Z टेबल के अंदर वैल्यू को इसको देखा, मेरी वैल्यू क्या है Z स्कोर की, दिस इज 1.90, इतनी वैल्यू है। तो इसको मैंने निकाला, इसको किस तरह से, इसकी 1 डेसिमल तक वैल्यू ले ली मैंने, और यहां पर 0.00, इसकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू देख लो लेफ्ट क्यूमुलेटिव टेबल के अंदर। अगर हम टेबल के अंदर चलते हैं, जस्ट गो टू द टेबल 1,
यहाँ पर चलते हैं टेबल के अंदर और सर्च करते हैं Z टेबल। Z टेबल सर्च कर लो नॉर्मली, कोई सी भी एक टेबल उठा लो, सपोज ये वाली मैंने उठा ली। यहाँ पर चलते हैं और मैंने क्या किया, बिल्कुल नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में देख लो, पॉजिटिव साइड में, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मेरा क्या है 1.9। 1.9 को मैंने देखा, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैं गई और यहाँ पे नेगेटिव साइड, जिससे कि मेरे को 1 माइनस ना करना पड़े, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1.9 का है, यहाँ पे ये रहा। 1 सेकेंड, कहाँ गया, 1.9, दिस वन राइट। ये मेरा 1.9 हो गया और 0.0, तो इसका ये कॉम्बिनेशन हो गया 1.9, फिर खो गया दिस वन, तो दिस बिकम्स माई वैल्यू, दैट इज 0.0287। ठीक है, और ये मेरा इंटरसेक्शन आ गया। फाइनली ये मेरी Z टेबल से इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को निकल गई। सेम अगर मैं उससे भी निकाल लू पॉजिटिव साइड से, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। तो 1.9 की क्या वैल्यू आई, 0.9713। ठीक है, अब चलते फिर से अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैंने ये वैल्यूज लिख ली हैं। अब देखो, ये मैंने नेगेटिव साइड देखी थी, ये मैंने पॉजिटिव साइड देखी थी। अब मैंने क्या किया कि ये मेरी वैल्यूज निकली, ये मेरी नेगेटिव साइड की और ये मेरी पॉजिटिव साइड की। आप उसको 1 माइनस कर दो, जैसे 1 माइनस करोगे आपके पास एट द एंड यही आएगा। 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि वो पूरी होल प्रोबेबिलिटी की लेफ्ट क्यूमुलेटिव टेबल होती है। तो आप किसी को भी देख लो, पॉजिटिव साइड देख लो, नेगेटिव साइड देख लो, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि आपकी जो पी वैल्यू निकली है वो क्या निकली है आपकी, क्योंकि 2 टेल्ड है, आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.0287 को आपने मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट समथिंग 0.054, इतना आपके पास निकल जाएगा, दैट इज अप्रोक्स 1.4, ऐसा कुछ निकलेगा, 1.7 या 1.7 कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, तो ये जब आपके पास निकल गया, इससे क्या पता चला कि अगर आपका एवरेज, दैट इज इफ H नॉट एवरेज 45 है जो आपने क्लेम किया, तो सच में सही हो, तो ऐसा इससे भी एक्सट्रीम रिजल्ट मिलना लगभग आपका 5.4% चांस का है। क्या मतलब है यार, मैंने बोल दिया कि यार इतना जो मिलने का चांस है 5.4%, ज्यादा कुछ मतलब रेयर नहीं है, राइट, इट्स समथिंग कॉमन लग रहा है। तो ये रिजल्ट जो लग रहा है बेसिकली कॉमन सा लग रहा है, कॉमन लग रहा है, तो दैट बिकम्स योर, ये मतलब कॉमन है, इट्स नॉट रेयर। तो आपने क्या बोला, इन दैट केस आपका जो नल हिपोथेसिस है वो आपकी एक्सेप्टेड हो चुकी है, एक्सेप्टेड हो गई। ठीक है, बट मैंने अभी इनको जस्ट मतलब बताया, इसको एग्जैक्टली कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो से चेक करेंगे, दैट इज योर स्टेप नंबर 6। अब बेसिकली डिसीजन मेकिंग, आपकी पी वैल्यू निकल गई, राइट, आपकी जेड स्कोर आपको पता है क्या निकला था, अब उसकी वैसे जरूरत नहीं है, 1.90, उससे आपकी पी वैल्यू कितनी निकली, आपकी 0.054। तो आपने क्या किया, इसको बेसिकली फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या होता है आपका कि इफ पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा के है और पी लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा के है, तो इन दैट केस, अगर ये वाला केस है तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे नल हिपोथेसिस को, वरना आप ये रिजेक्ट नहीं है, नो। तो ये बेसिकली आपकी कंडीशन होती है जिससे आपने ये निकाल लिया कि अगर आपकी पी वैल्यू, आपके जो आपने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा क्या था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपने डिफाइन किया कि आपकी जो पी वैल्यू आ रही है, अगर आपने उस गलती से कम किया है, लेस देन इक्वल टू ये, अगर आपका अल्फा भारी पड़ रहा है इसके ऊपर, दैट मीन्स आप उसको रिजेक्ट कर। और अगर आपका पी वैल्यू ग्रेटर देन है अल्फा से, पी वैल्यू आपकी अच्छी है कंपेयर टू अल्फा, तो आप उसके अंदर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली कंडीशन होती है। तो हमारे केस में क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 0.05 और आपकी पी वैल्यू कितनी है 0.054। तो आप इसको कर लो,
तो इन दैट केस आपने क्या बोल दिया, इसको क्या है 0.054 क्या है 7 निकलता है। ठीक है, ऊपर कैलकुलेट करोगे ना 7 निकलेगा, क्योंकि जो मैंने कैलकुलेशन की हुई है उसमें 7 है। ठीक है, तो इन दैट केस आपकी जो 7 है, ये जो 7 निकला है ये आपका ज्यादा है, तो इन दैट केस नॉट रिजेक्टेड। यही है ना, अगर आपका P लेस ग्रेटर देन अल्फा हो जाता है, ये आपका P हो गया, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका ग्रेटर देन हो गया, तो इन दैट केस आप अपनी जो आपको क्लेम मिला है कि आपका जो पॉपुलेशन का एज है वो 45 ईयर्स है, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, दैट इज, इसको एक्सेप्ट बोल लो या फिर इसको बोलो फेल टू रिजेक्ट नल हिपोथेसिस। एक्सेप्ट बोलो या से बोलो फेल टू रिजेक्ट नल हिपोथेसिस। स्टेप नंबर 7 फाइनल कंक्लूजन। स्टेप नंबर 7 फाइनल कंक्लूजन इन इंग्लिश लैंग्वेज। फाइनल कंक्लूजन बेसिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर आपने बोला कि आपका नल हिपोथेसिस करेक्ट है फॉर 5% सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल लो, सिग्निफिकेंस लेवल बोल लो, पर आपका जो नल हिपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने के लिए यू डोंट हैव के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। इसलिए फॉर दैट रीजन दिस hypothesis is correct। ठीक है, this hypothesis is correct, this claim is correct। समझ में आ गया? ये था आपकी सारी कहानी, जिससे आपने अपने पूरे जो भी क्लेम आता है, आप इंश्योरेंस के क्लेम करते हो, ये सारी चीजें करते हो, उसमें पूरी आपकी हिपोथेसिस टेस्टिंग होती है, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपका ये पूरा ठीक है या नहीं है। अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में लिखूं, अगर मैं इसको, आपको एक एक स्टेप देखना पड़ेगा, मैं इसको अब शॉर्ट में लिखूं, शॉर्ट समरी लिखूं, इसकी शॉर्ट समरी, इसका फ्लो, बेसिकली समरी भी नहीं लिखते, फ्लो लिखते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको अपना नल हिपोथेसिस और ऑल्टरनेट हिपोथेसिस को मैथमेटिकली लिखा, फिर मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन किया, फिर मैंने अपना टेस्ट की चॉइस की कि कौन सा इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स चॉइस लगेगी, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस लगेगी, फिर अपना मैंने जेड स्कोर निकाला, फिर जेड स्कोर के बाद मैंने पी वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद मैंने उसको कंपेयर किया और फिर मैंने डिसीजन ले लिया, और उसके बाद मेरा फाइनल कंक्लूजन निकल गया। यही सारी चीजें मैंने की है, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं किया मैंने, यही सारे स्टेप्स मैंने किए हैं। नल हिपोथेसिस और ऑल्टरनेट हिपोथेसिस को मैंने मैथमेटिकली लिखा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन किया, अपने टेस्ट की चॉइस की कि जेड टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगेगा, और 1 टेल लगेगा, 2 टेल लगेगा, फिर मैंने उसके हिसाब से अपना जेड स्कोर निकाला, टी टेस्ट लगता तो मैं टी स्कोर निकालती, और फिर मैंने पी वैल्यू निकाला, पी वैल्यू, जेड स्कोर मेरा दूरी बता दिया कि कितना डिस्टेंस है, पी वैल्यू ने उसको बताया कि वो रेयर है या अनयूजुअल है या कॉमन है, और उसको फिर कंपेयर किया अपने फॉर्मूला के साथ, और उसके बाद उससे डिसीजन ले लिया कि इसको रिजेक्ट करना है या फिर इसको एक्सेप्ट करना है। फिर फाइनल कंक्लूजन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया कि मेरे पास पूरे एविडेंस नहीं है कि इस क्लेम को मैं रिजेक्ट कर सकूं। यही सारी कहानी थी जो मैंने आपको बताई है, कुछ भी नहीं है। फिर से एक बारी मैं शॉर्ट में बता देती हूं। मैंने एक क्लेम लिया, एक मैंने यहां पर फिर से चलते हैं, समझते हैं, इट्स ओके। मैंने इसको फिर से लेते हैं और समझते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है। एक बारी फिर से लेते हैं और समझते हैं शुरू से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर इसका एक छोटा सा इंप्लीमेंटेशन देखेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। मैंने क्या बोला कि यार देखो, मेरे पास एक छोटा सा एक एग्जांपल लिया मैंने एक क्लेम किया कि पूरी एवरेज का एज का पॉपुलेशन क्या है
एवरेज जो है वो है 45 ईयर्स। पूरी पॉपुलेशन का जो एवरेज एज है वो 45 ईयर्स है, जिसके अंदर मेरा नल हिपोथेसिस हो गया, ये मेरा ऑल्टरनेट हिपोथेसिस हो गया। सैंपल साइज ये सब मेरे को गिवन है 40 ईयर्स, और सैंपल का मीन एक्स बार है मेरा 48 गिवन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को 10 गिवन है। मैंने फ्रेम किया, पहला स्टेप मैंने इस हिपोथेसिस को जो क्लेम कर रहे हैं उसको मैंने मैथमेटिकली राइट किया। दैट इज आपका जो म्यू एज है 45 आप क्लेम कर रहे हो, तो इसमें इक्वलिटी साइन है, दैट बिकम्स योर नल हिपोथेसिस, और इसका अपोजिट क्या हो गया आपका नॉट इक्वल टू 45, दैट बिकम्स योर ऑल्टरनेट हिपोथेसिस। ठीक है, सेकेंड स्टेप, मेरे को इसके अंदर कितनी गलती करने के चांसेस हैं, कितना मैं अलाउड कर सकता हूं, ये आपको आपके बीए बताते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बताते हैं, या क्वेश्चन में गिवन होता है। तो मैंने अल्फा से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिफाइन किया, और जिसमें से मैंने बोला 5%, 0.05%, जिसको मैंने 5% से डिनोट किया। थर्ड स्टेप मैंने बदला कि यार आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करूं, इसको मैं क्लेम को टेस्ट करने के लिए जेड टेस्ट या टी टेस्ट। जेड टेस्ट आपका तब अप्लाई होगा जब आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा क्वेश्चन में गिवन, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन होगा। नहीं गिवन है तो आपका टी टेस्ट में वो मूव हो जाएगा, जेड टेस्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इन दोनों में कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम सेपरेटली इस टॉपिक्स को। ठीक है, डोंट वरी, बस मैंने अभी आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। ठीक है, जेड टेस्ट आपका एक टूल होता है जो मैंने बताया हिपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, जो आपको बताता है कि सैंपल एवरेज और का पॉपुलेशन एवरेज जो आप क्लेम कर रहे हो उसमें कितना गैप है, कितना आपका डिस्टेंस है, कितना फार है। वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जेड टेस्ट को अप्लाई करनी है, आप जेड स्कोर निकालते हो। जेड स्कोर के निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया है। 2 टेल्ड आपका क्यों लगेगा, 1 टेल्ड आपको क्यों लगेगा, इसके लिए मैंने बताया कि आपका जो ऑल्टरनेट हिपोथेसिस है वो क्या बोल रहा है, म्यू एज नॉट इक्वल टू 45, तो लेस भी हो सकता है, वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो दोनों साइड जा रहा है, दैट इज 2 टेल्ड। फिर मैंने आपका जेड स्कोर निकाला। जेड स्कोर के लिए फॉर्मूला ये वाला होता है, एक्स बार माइनस म्यू, और ये फॉर्मूला कैसे निकला पुराने लेक्चर्स में मैंने डिटेल में बता रखा है। ये कैलकुलेट किया, मेरा जेड स्कोर निकल गया, दैट इज 1.90। इसका मैंने जेड टेबल में जाके देखा, और इससे मेरे को पता चला कि इसका जो वैल्यू निकलता है जेड टेबल में, प्रोबेबिलिटी कितनी निकली, लगभग मेरी निकली 0.001 कितनी निकली, 1 सेकेंड, 0.00287, ये मेरी प्रोबेबिलिटी निकली जेड स्कोर से, कि इतना एरिया आपका नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में जा सकता है। फिर पी वैल्यू मैंने निकाला। पी वैल्यू बताता है ये जो गैप आया है सैंपल एज और पॉपुलेशन एज जो आप क्लेम कर रहे हो, उसमें जो ये गैप आया 0.0287, तो ये जो गैप है वो कितना रेयर है या फिर कॉमन है। तो पी वैल्यू से मैंने आइडेंटिफाई किया। 2 टेल्ड टेस्ट इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये 1 टेल्ड होता तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता, जो आपकी वैल्यू निकलती जेड टेबल से वही होती पी की वैल्यू। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल गया ये जो वैल्यू है वो रेयर है, कॉमन है, इसलिए मैंने डिसीजन लिया। डिसीजन के लिए मेरे को पता चला कि अगर आपका पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो उसको रिजेक्ट कर दो, या अगर ग्रेटर देन है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज फेल टू रिजेक्ट। फेल नहीं, हमारे पास एविडेंस नहीं है कि उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, तो मैंने सिंपल फाइनल कंक्लूजन लिख दिया कि आपकी जो नल हिपोथेसिस आप जो क्लेम कर रहे हो कि पॉपुलेशन की जो एज है वो 45 ईयर्स है, वो सही है। हमारे पास करेक्ट एविडेंस नहीं है, इतना डेटा नहीं है जिससे कि हम इसको रॉन्ग प्रूफ कर सकें। तो ये आपकी फाइनल फ्लो हो गया। ये होता है, इस तरह से बेसिकली आप हिपोथेसिस टेस्टिंग करते हो जब कोई क्लेम या स्टेटमेंट आती है। आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई डाउट होगा किसी भी चीज में, जेड स्कोर में, पी वैल्यू में। दिस इज द ओनली थिंग। ठीक है, जेड स्कोर आपका बेसिकली आपका दूरी बता रहा है, पी वैल्यू आपका उसको चेक कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है वो कितनी रेयर है या फिर कॉमन है, इतनी होती है। फिर उसको कंपेयर करते हैं, फिर फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। दिस इज द ओनली थिंग। अब एक फटाफट से मैथमेटिकली इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, एक जैसे हम यूजुअली सॉल्व करते हैं। तो ये फाइल मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है जिसमें मैंने आपके ये 7 स्टेप लिखे हैं, और इसको ये लाइब्रेरीज कौन कौन से मैं यूज करने वाली हूँ, नमपाई, मैथ्स और साइपाई आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर इसको चला लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये चल रही है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें मैंने 2 टेल जेड टेस्ट लगाना चाहती हूँ बेसिकली मैं, जिसके अंदर मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने अज्यूम करी है, जो आपके क्वेश्चन में भी गिवन होगी, दैट इज कि आपने जो क्लेम किया कि एवरेज पॉपुलेशन आपकी क्या है 45 है, ऑल्टरनेट आपकी क्या है, उसकी अपोजिट होगी, दैट इज म्यू नॉट इक्वल टू 45, सैंपल एज आपकी 40 है, सैंपल मीन आपका ये है,
पॉपुलेशन एसडी आपकी नोन है, सिग्निफिकेंस लेवल आपका भी गिवन है, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 0.05। लगा दो वैल्यू, पुट कर दो, सिंपल, राइट। स्टेप 1 आपने हिपोथेसिस को राइट कर लिया। सेकंड स्टेप आपका सिग्निफिकेंस लेवल, दैट इज योर अल्फा। थर्ड स्टेप आपने टेस्ट की चॉइस की कि अगर आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और आपका सिग्मा नोन है तो आपका z टेस्ट लगेगा। एंड द फोर्थ स्टेप इज आपने z स्क्वायर कैलकुलेट किया अपना फॉर्मूला लगा के, और फिफ्थ स्टेप आपने p वैल्यू कैलकुलेट की 2 टेल लगा के, दैट इज 2 मल्टीप्लाई, और आपने p वैल्यू निकाल ली 1 माइनस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। टी टेबल के लिए यूज होता है, राइट। ये क्योंकि हम टी टेबल यहाँ पर तो मैनुअली जाके देख रहे हैं, वहां पर कैसे लगेगा, इस तरह से। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। 1 माइनस नॉर्मल CDF एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, और उसको 1 माइनस क्यों किया, 1 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, क्योंकि वो नेगेटिव को ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा, इसलिए 1 माइनस ये किया। तो p वैल्यू निकल गई मेरी। फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो रिजेक्ट कर दो, वही ना हम रिजेक्ट नहीं करते अपने क्लेम को। फिर फाइनल कंक्लूजन ले लिया, ये मैंने कंक्लूजन यहाँ पर लिख दिया। आप इसको आप चलाओगे, यू विल सी ऑल द डिटेल्स। और फाइनल कंक्लूजन कि एट 5% लेवल, 5% लेवल मतलब जो आपने बोला कि अगर मेरी 100 में से 5 गलतियां मैं माफ कर सकता हूं, तो एट 5% लेवल देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस टू से दैट मीन इज डिफरेंट फ्रॉम 45। ठीक है। एक और एग्जांपल लिया, दैट इज 1 टेल का जेड टेस्ट के लिए। इसमें ये कुछ वैल्यूज दी है मैंने, म्यू की, आपका जो क्लेम आप कर रहे हो दैट इज 100, और आपका 100 और अल्टरनेटिव क्या है आपका ग्रेटर देन 100 है, ठीक है। ये लेस देन होना चाहिए था, इट शुड बी लेस देन, ठीक है। ये आपने क्लेम किया है, उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेटर हो गया क्योंकि इसका अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया। सैंपल साइज आपका ये हो गया, मीन आपका ये हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन आपको गिवन है, और ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। डिफॉल्ट वैल्यू जनरली आपकी 0.05 तक अलाउड होती है, बाकी आपका चेंज होता है बेस्ड ऑन द जो भी चीजें होती है, ठीक है। यहाँ पर बाकी सारे स्टेप सेम है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 4 जो पी वैल्यू वाला उसमें देखोगे आप, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये क्या है, 1 टेल्ड है, ठीक है। 1 टेल्ड है, इसमें आपको एक ही डायरेक्शन पता चल रही है कि यार हमेशा ये बढ़ेगा ही, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर का कोई सीन नहीं है, राइट। हमेशा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो मतलब क्या ये 1 टेल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट किया और इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो कंक्लूजन आपका ये आ गया, रिजेक्ट हो गया। दूसरे वाले केस में आपका रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो देयर इज सच एविडेंस दैट मीन इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो ये आपके छोटे से मैंने यहाँ पे रूल भी लिख दिए हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ये आपका असाइनमेंट है, सेम वही पैटर्न पे है, क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, सब अच्छे से समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी क्लेम दैट एवरेज एज ऑफ इट्स एम्प्लॉय 45 ईयर्स। सैंपल आपको दे रखा है, सैंपल मीन आपको दे रखा है, ये दे रखा है, कर लो, लगा लो। यहाँ पे 1 टेल लगा दो, यहाँ पे जेड टेस्ट 1 टेल लगा दो। एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना और ट्राई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा ये कैलकुलेशन पूछ ली जाती है। ये सारे आपको क्वेश्चन देके इंटरव्यू के अंदर ये 7 स्टेप सॉल्व करवाए जाते हैं, और पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सारी वैल्यू, जेड स्कोर, पी वैल्यू बहुत सिंपल है। अगर आपको इसका बेसिकली क्राइटेरिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीजें बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इतना ही है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप 1 टाइप 2 एरर। और स्टे ट्यून्ड। लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, आपको आता भी था तो कुछ नई चीज पता चली या नहीं चली, बहुत लेक्चर अच्छा लगा या बहुत ज्यादा बेकार लगा, बहुत ही ज्यादा बेकार लगा, कमेंट्स में मुझसे जरूर बताना। और इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अपने कमेंट्स जरूर करते रहना, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग सच में पढ़ भी रहे हो नहीं। अगर मेरे को यहाँ तक आप लोग सुन रहे हो, तो यहाँ तक किसी ने मेरे को अगर सुना है ना, तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये एंड तक मुझे सुना है दीदी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।